की टॉपिक से जिन लोगों ने भी इमर्जिंग ट्रेंड्स का पार्ट 1 नहीं देखा है, वो पहले पार्ट 1 देखें, उसके बाद पार्ट 2 को स्टार्ट करें। पहला टॉपिक है आज का इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं आईओटी। आईओटी refers to the network of interconnected physical devices that communicate and exchange data over the internet. The IoT is a network of devices that have an embedded hardware and software to communicate with other devices on the same network. अगर हम कंप्यूटर नेटवर्क की बात करें, तो ये मेनली क्या होता है, नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं, यानी मल्टीपल डिवाइसेस और कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड होते हैं। Such network consists of laptop, desktop, server or portable device like smartphone, smartwatch, tablet, which may be connected through wire or it may be wireless. We can communicate these devices using internet or LAN. यानी इंटरनेट या फिर लैन के थ्रू हम इस डिवाइसेस के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। IoT tends to bring together these devices to work in collaboration and assist each other in creating intelligent network of things. अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, तो जैसे एग्जाम्पल है माइक्रोवेव ओवन, एसी, डोर लॉक, सीसीटीवी कैमरा या अदर जो भी डिवाइसेस हैं जो इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट होते हैं और उसका यूज हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं यूजिंग स्मार्टफोन। तो इसे ऐसे चीज को हम आईओटी के नाम से जानते हैं। अगर देखा जाए कि ये काम कैसे करते हैं, तो जैसे जो भी डिवाइस है लाइक स्मार्टफोन या फिर स्मार्ट वॉच, ये सब में सेंसर होते हैं और सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट कर सकें। तो इससे रिलेटेड सॉफ्टवेयर को जैसे हम फोन में इंस्टॉल कर लेते हैं और फोन में करने के बाद हम इसका यूज कर पाते हैं। तो इस तरह से आईओटी काम करता है। अगर हम यूजेस की बात करें, तो और भी कुछ यूजेस हैं, जैसे कंट्रोल लाइट्स में हम यूज करते हैं, हेल्थ केयर के फील्ड में भी करते हैं, कई बार एग्रीकल्चर के फील्ड में भी करते हैं, जैसे सॉइल कंडीशन हमें मॉनिटर करना है या क्रॉप की हेल्थ मॉनिटर करनी है, तो इस केस में हम आईओटी का यूज कर सकते हैं। अगर हम डायग्राम की बात करें, तो सिंपली यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वे सभी डिवाइसेस जो आपस में कनेक्ट हो करके और सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वो सारे क्या हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हैं। इसकी हेल्प से हम कोई भी काम ऑटोमेटिक तरीके से कर सकते हैं, इफिशिएंटली कर सकते हैं और रियल टाइम डेटा एक्सेस होता है। नेक्स्ट टॉपिक है सेंसर। सेंसर क्या है? सेंसर आर द डिवाइसेस or components that detect and measure physical changes in the environment and convert into electrical signal। जैसे जो फिजिकल चेंजेस है उसकी हेल्प से उसको कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। सबसे बेस्ट एग्जांपल है, जैसे आप देखते होगे मॉल में जाते होगे तो कई बार सेंसर वाला गेट होता है, तो हम लोग जैसे ही वहां नजदीक जाते हैं तो गेट अपने आप ओपन हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो पोजीशन चेंज हो गई, पोजीशन में जो फिजिकल चेंज हुआ, इसकी हेल्प से सिग्नल इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो गया और उसके बाद गेट अपने आप खुल गया। तो ये सेंसर इस तरह से काम करते हैं। ऐसे ही क्या है कि हम लोग फोन का अगर लॉक ओपन करते हैं सेंसर का यूज करके, तो जैसे ही हमारा फिंगरप्रिंट मैच करता है, डिवाइस अपने आप ओपन हो जाता है। तो इस तरीके से कुछ रियल लाइफ एग्जांपल हैं जहां पर सेंसर यूज होता है।
A smart sensor is a device that takes input from the physical environment and uses built-in computing resources to perform predefined functions upon the detection of specific input and then process data before passing it on. सेम चीज जो हमने डिस्कस किया, इसी को दूसरे वे में लिखा हुआ है. सेंसर्स आर very commonly used for monitoring and observing elements in real world application. यानी रियल वर्ल्ड में मॉनिटर करने के लिए, एलिमेंट ऑब्जर्व करने के लिए हम सेंसर का कॉमन तरीके से यूज करते हैं. जैसे है, व्हाट हैपेंस व्हेन यू होल्ड योर मोबाइल वर्टिकली और हॉरिजेंटली. इससे क्या होता है, द डिस्प्ले ऑल्सो चेंजेस टू वर्टिकल और हॉरिजेंटल विथ रिस्पेक्ट टू द वे वी होल्ड आवर मोबाइल. अपन जैसे हमारे मोबाइल में ऑटो रोटेशन का फीचर होता है, तो ऑटो रोटेशन अगर ऑफ हो तब तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर ऑटो रोटेशन ऑन है तो उस केस में हम मोबाइल को जिस तरह से मूव करते हैं उस तरीके से हमारे फोन का ओरिएंटेशन जो है वो चेंज हो जाता है. तो इसमें बेसिकली क्या होता है, जाइरोस्कोप सेंसर की हेल्प से रोटेशन को ट्रैक करता है और हमारा जो डिवाइस है उसका अलाइनमेंट चेंज हो जाता है. अगर हम कुछ यूजेस की बात करें और एग्जांपल की बात करें तो आईओटी डिवाइसेस में इस सेंसर का यूज किया जाता है, रोबोटिक्स में भी सेंसर का यूज करते हैं. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है स्मार्ट सिटीज. स्मार्ट सिटी स्मार्ट सिटी यूजेस technology such as IoT, sensor and data analytics to improve urban living through enhanced services and infrastructure. कहने का मतलब जो ये स्मार्ट सिटी है वो IoT यूज करता है, डिफरेंट डेटा एनालिटिक्स टूल यूज करता है, सेंसर्स यूज करता है. ये सब का यूज करके जो सिटीज के लिविंग स्टैंडर्ड है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश की जाती है इसमें. स्मार्ट सिटी, द challenges like management of resources like land, water, waste, air pollution, air, health, sanitation, traffic congestion, public safety and security are forcing many city planners around the world to look for the smart way to manage them and make cities sustainable and livable. कहने का मतलब जो हमारी सिटीज होती है जनरली उसमें काफी चैलेंजेस होता है, क्योंकि सिटीज में ज्यादातर पोल्यूशन वगैरह होते हैं, हेल्थ इश्यूज सिटीज में ज्यादा होता है, ट्रैफिक कंजेशन है, पब्लिक के सेफ्टी सिक्योरिटी पर्पस को भी अगर देखा जाए तो हर तरीके से क्या है, सिटी को प्रॉपर तरीके से मैनेज करने की नीड होती है. और अगर प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं होगा तो उसका ह्यूमन की लाइफ पे बहुत ज्यादा असर होता है. द आइडिया ऑफ स्मार्ट सिटी मेक यूज ऑफ कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी अलोंग विथ आईओटी, डब्ल्यूओटी टू मैनेज एंड डिस्ट्रीब्यूट रिसोर्सेज efficiently. यानी स्मार्ट सिटी बनाने का जब हम प्लान करते हैं तो उस केस में क्या होता है, ज्यादातर जो है आईओटी और वेब ऑफ थिंग्स का यूज किया जाता है रिसोर्सेज को इफिशिएंटली मैनेज और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए. जैसे अगर हम बात करें आईओटी स्मार्ट सिटी का, तो ये एक यहाँ पर फिगर दिया हुआ है. इसमें बहुत सारे कंपोनेंट आपको दिख रहे होंगे जिसको हमें मैनेज करने की नीड होती है. जैसे अगर की कंपोनेंट की बात करें तो इसमें स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि रोड, ब्रिज, बिल्डिंग, ये सब जो होने चाहिए ये सेंसर बेस्ड मॉनिटरिंग और मेंटेनेंस से होगा. नेक्स्ट है ट्रैफिक मैनेजमेंट. ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए भी हमें ट्रैफिक सिग्नल और सेंसर यूज करना होगा. वेस्ट मैनेजमेंट,
एनर्जी एफिशिएंसी, पब्लिक सेफ्टी, मतलब ये सारे कंसर्न है जो कि हमें ऑटोमेट करना होगा, तब जाकर के स्मार्ट सिटी बनेगी और लोगों का रहने का जो तरीका है वो इम्प्रूव हो पाएगा। तो स्मार्ट सिटी में इस तरह की प्रोविजंस होती है जिसकी हेल्प से पब्लिक की जो लाइफ है उसको इन्हांस कर किया जाता है। अगर इसका इम्पैक्ट की बात करें तो जैसे क्या है, इफिशिएंसी ये इंक्रीज हो सकता है, जैसे कि ट्रैफिक कंजेशन अगर डिक्रीज होगा तो इससे क्या होगा, एनर्जी भी रिड्यूस होगी। जैसे जितना ज्यादा देर अगर ट्रैफिक में रहेगा उतने फ्यूल की नीड होती है, तो फ्यूल की नीड होगी, उस केस में हमारा एनर्जी वेस्ट होगा। ऐसे ही क्या है, जो इफिशिएंसी होती है वो मेंटेन रहेगा। इन्वायरमेंट का जो इम्पैक्ट है वो कम हो पाएगा, क्योंकि सस्टेनेबल लाइफ हो जाएगी, लाइफ की क्वालिटी इम्प्रूव हो जाएगी, जैसे कि हेल्थ और सेफ्टी दोनों पर्पस से। तो ये सब फायदा है स्मार्ट सिटी का। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो जैसे स्मार्ट बिल्डिंग यूजेस सेंसर्स टू डिटेक्ट अर्थक्वेक, देन warn nearby building so that they can prepare themselves accordingly। यानी अगर अर्थक्वेक डिटेक्शन से रिलेटेड सेंसर होगा तो इससे लोगों की लाइफ बच जाएगी। ऐसे ही स्मार्ट ब्रिज जो है वो वायरलेस सेंसर यूज करेगा टू डिटेक्ट एनी लूज वोल्ट केबल और क्रैक। स्मार्ट ब्रिज कई बार टूट जाता है, वोल्ट लूज वोल्ट की वजह से मिसहैपनिंग हो जाती है, तो ये सब डिटेक्ट कर सकता है अगर हम स्मार्ट ब्रिज का कंसेप्ट यूज करें। कहीं ना कहीं इससे पब्लिक की लाइफ पे डायरेक्टली असर पड़ता है अगर हम स्मार्ट सिटी बनाते हैं तो। नेक्स्ट कंसेप्ट है क्लाउड कंप्यूटिंग। अगर हम क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करें तो क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसा सर्विस है जो कि कंप्यूटिंग रिसोर्स को ऑन डिमांड एक्सेस देता है। जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि हमें सेम टाइम पे डेटा नहीं चाहिए होता है, रिसोर्स नहीं चाहिए, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसे एक ऐसे जगह हम स्टोर करके रखते हैं जहां पर हम ऑन डिमांड यानी जब जरूरत हो तब हम डेटा को एक्सेस करें। तो इस तरह की फैसिलिटी जो प्रोवाइड करती है वो क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइड करती है। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, कंप्यूटर बेस्ड सर्विसेज है जो कि डिलीवर्ड ओवर द इंटरनेट और द क्लाउड विच कैन बी एक्सेस्ड एनीवेयर यूजिंग एनी स्मार्ट डिवाइस। मतलब क्लाउड बेस्ड सर्विसेज ऐसा सर्विस है जो कि इंटरनेट की हेल्प से हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं और किसी डिवाइस का भी, किसी भी स्मार्ट डिवाइस का यूज करके हम एक्सेस कर सकते हैं। द सर्विसेज कंप्राइज सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, डेटाबेस, स्टोरेज, ईटीसी। मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग की हेल्प से हम सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, डेटाबेस और स्टोरेज को भी हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। These resources are provided by companies called cloud service provider and usually charge on pay per use basis, like the way we pay electricity uses। जैसे क्या है, हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं तो हमें उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा करना होता है। इसी तरह से क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड सर्विसेज हम यूज जब करते हैं तो हम जितना यूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें पेमेंट करना होता है। जैसे सिंपली हम देखें कि हमारे पास गूगल ड्राइव है, तो गूगल ड्राइव क्या करता है, 15 जीबी फ्री स्टोरेज देता है, हम 15 जीबी तक डेटा को स्टोर कर सकते हैं। उससे ज्यादा अगर हमें चाहिए तो उसके लिए हमें फिर क्या करना होता है, पेमेंट करना होता है, तो हमें एक्स्ट्रा स्टोरेज मिलती है। ऐसे ही जो आपका डिजी लॉकर है उसमें 1 जीबी डेटा फ्री में आप स्टोर कर सकते हो। तो ये कुछ सर्विसेज है जहाँ पे हम अपने डेटा को ऑनलाइन तरीके से
अदर सर्वर पे या कहीं सिस्टम पे सेव करते हैं और जब हमें ज़रूरत होती है, तब हम वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग ऑफर्स कॉस्ट इफेक्टिव ऑन डिमांड रिसोर्सेज, यानी ऑन डिमांड का मतलब है कि जब हमें ज़रूरत होगी, तब हम एक्सेस करेंगे। A user can avail need-based resources from the cloud at very reasonable cost. यानी जो यूजर है वो नीड बेस्ड रिसोर्सेस को यूज करेगा क्लाउड की हेल्प से एट वेरी रिजनेबल कॉस्ट, मतलब कम कॉस्ट में हमें ये सर्विस मिलती है। अगर हम फिगर की बात करें तो यहाँ पर एक दिया हुआ है क्लासिफिकेशन, प्राइवेट क्लाउड क्लाउड वर्सेस पब्लिक क्लाउड। प्राइवेट क्लाउड क्या होते हैं? जो प्राइवेटली शेयर्ड होते हैं, और पब्लिक क्लाउड जो है वो पब्लिकली शेयर्ड होता है। पब्लिक क्लाउड सपोर्ट मल्टीपल कस्टमर्स, यानी जो पब्लिक क्लाउड है उसको जब चाहे कोई भी पर्सन उसको एक्सेस कर सकता है। सपोर्ट्स कनेक्टिविटी ओवर द इंटरनेट, मतलब हम पूरी दुनिया का कोई भी इंटरनेट यूज करके हम इस सर्विस को एक्सेस कर सकते हैं। और ये यूजफुल कब होता है? तो जब हमें बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, तो उस केस में हम कहीं से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे जो जीमेल है वो पब्लिक क्लाउड होते हैं, हर कोई अपने अपने अकॉर्डिंग एक्सेस करता है। तो जो जीमेल पब्लिक क्लाउड फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। ऐसे ही अगर हम बात करें प्राइवेट क्लाउड क्लाउड की, तो प्राइवेट क्लाउड में क्या होता है? क्लस्टर ऑफ डेडिकेटेड कस्टमर, मतलब इसमें डेडिकेटेड कस्टमर से यूज करते हैं। और उसके लिए क्या है? कनेक्टिविटी ओवर इंटरनेट, फाइबर एंड प्राइवेट नेटवर्क, मतलब जो वर्ल्ड में हमारा इंटरनेट है, डायरेक्टली उसकी हेल्प से हम एक्सेस नहीं कर सकते। उसके लिए हमें डेडिकेटेड इंटरनेट की जरूरत होगी, फाइबर की जरूरत होगी, या फिर प्राइवेट नेटवर्क की जरूरत होगी। इट इज सुटेड फॉर सिक्योर्ड कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। जहां पर भी हमें कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन चाहिए, वहां पर हम अमेज़न वेब सर्विसेज का यूज कर सकते हैं, या और अन्य जो भी प्राइवेट क्लाउड है उसका हम यूज कर सकते हैं। यहाँ मेनली प्राइवेट और पब्लिक की बात है। जैसे जीमेल है, इसमें 15 GB डेटा फ्री देता है हर पब्लिक को, तो कोई भी पब्लिक इसको यूज कर सकता है। लेकिन प्राइवेट क्लाउड में क्या है? अमेज़न वेब सर्विसेज जो है ये हमें कोई भी चीज फ्री में नहीं देता, हमें उसके लिए पहले प्लान लेना पड़ता है, तब जाकर के हमें वो सर्विस मिलती है। तो दो तरह के क्लाउड हैं, एक प्राइवेट क्लाउड और एक पब्लिक क्लाउड। अगर हम क्लाउड सर्विसेज की बात करें, तो क्लाउड सर्विसेज तीन तरह के हैं जिसको हमें डिटेल में पढ़ना है। अगर क्लाउड सर्विसेज की बात करें, तो क्लाउड सर्विसेज क्या होता है? क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ सर्विसेज सच एज स्टोरेज, नेटवर्किंग एंड कंप्यूटिंग पावर ओवर द इंटरनेट, मतलब इंटरनेट पे हम लोग स्टोरेज का भी यूज कर सकते हैं, नेटवर्किंग भी कर सकते हैं और डिफरेंट कंप्यूटिंग भी कर सकते हैं ओवर द इंटरनेट। ये हमें क्लाउड सर्विसेज सर्विस प्रोवाइड करती है। डिफरेंट कंप्यूटिंग सर्विसेज डिलीवर्ड थ्रू द क्लाउड सच एज इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, यानी IaaS। दूसरा है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, तीसरा है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो ये तीन तरह का क्लाउड सर्विसेज है, जो कि हमने देखा कि स्टोरेज के लिए, नेटवर्किंग के लिए, कंप्यूटिंग पावर के लिए, ये सब के लिए हम क्लाउड सर्विसेज का यूज करते हैं। नेक्स्ट अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस की बात करें, तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस क्या करता है? इट प्रोवाइड्स वर्चुअलाइज्ड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज ओवर द इंटरनेट। द IaaS मतलब वर्चुअलाइज्ड कंप्यूटिंग सर्विसेज,
यानी कि हम सिस्टम पे, अपने सिस्टम पे नहीं करते, ये एक हमें ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है जिसकी हेल्प से, जैसे ऑनलाइन एडिटर होता है जिसमें हम प्रोग्रामिंग करते हैं, तो ये मेनली क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो इस तरह से IaaS प्रोवाइडर्स कैन ऑफर डिफरेंट काइंड ऑफ कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज सर्वर्स, virtual machine, storage and backup facility, network components, operating system और any other hardware और software। कहने का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस ऐसी फैसिलिटी है जिसकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफरेंट कंप्यूटिंग रिसोर्स का यूज कर सकते हैं, डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं जिसकी हेल्प से हम कुछ पर्टिकुलर वर्क को कर सकें। सेकेंड है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस का मतलब है इट प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म allowing customers to develop, run and manage applications। यानी एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसकी हेल्प से हम लोग डिफरेंट वर्क को कंप्यूट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर है, थ्रू दिस सर्विस a user can install and execute an application without worrying about the underlying infrastructure and setup। जैसे हमारे सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन अच्छा नहीं है तो हमें इससे फर्क नहीं पड़ता है। हमने क्या किया कि वर्चुअल प्लेटफॉर्म को यूज कर लिया, और वर्चुअल प्लेटफॉर्म का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, कोई भी एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं और सॉफ्टवेयर डिलीवर कर सकते हैं। तो प्लेटफॉर्म एज अ सॉफ्टवेयर इस तरह से यूज होता है। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। प्रोवाइड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस ओवर द इंटरनेट ऑन सब्सक्रिप्शन बेसिस। जैसे कि गूगल वर्क स्पेस है, सब्सक्रिप्शन बेसिस पे हमें सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है और उसका हम यूज कर सकते हैं। SaaS provide on-demand access to application software, usually requiring a licensing or subscription by the user. While using Google Doc, MS Office 365, Dropbox etc. to edit a document online, we use SaaS from cloud। मतलब जो ये MS ऑफिस है, ऑफिस 365, ड्रॉपबॉक्स, गूगल डॉक, ये सब क्या है कि इसको हमें यूज करने के लिए SaaS यूज करना होगा फ्रॉम क्लाउड। अ यूजर इज नॉट कंसर्न अबाउट इंस्टॉलेशन और कॉन्फ़िगरेशन of the software application if the required software is accessible। मतलब हमें सॉफ्टवेयर को अपने सिस्टम में इंस्टॉल नहीं करना है, हम ऑनलाइन ही इसका यूज कर सकते हैं। जैसे कैनवा भी है, तो कैनवा हम एडिटिंग कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं और जरूरी नहीं है कि हम अपने सिस्टम में उसको डाउनलोड करके रखें। तो सारे मतलब टेम्पलेट वगैरह यूज करते हैं, तो वो हम ऑनलाइन भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस मिलता है। तो इस तरह से टोटल जो है 3 क्लाउड सर्विसेज हैं, IaaS, PaaS और SaaS। तो इसका हमें ध्यान में रखना होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस कब होता है, जब हमें डिफरेंट काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाता है, जैसे कि सर्वर, वर्चुअल मशीन, तो उस केस में इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विसेज होगा। अगर हमें किसी तरह का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है जिसमें हम अपने सिस्टम को, हमें सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है और हम लोग वर्चुअल प्लेटफ़ॉर्म का यूज़ कर सकते हैं। तो उस केस में उसे हम बोलते हैं प्लेटफ़ॉर्म एज़ अ सर्विस। और सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस के केस में क्या होता है कि जो सॉफ्टवेयर या जो वेब सर्विसेज़ ऑनलाइन अवेलेबल हैं, उसमें हम लॉगिन करके, उसका यूज़ करके और हम डिफरेंट तरीके से अपने रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है। तो इस तरह से हमारे पास
तीन तरह का क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस है, IaaS, PaaS और SaaS, जो कि हमें ध्यान में रखना है। अगर हम इसकी बात करें तो एडवांटेजेस क्या होगा? जैसे स्केलेबिलिटी, मतलब एबिलिटी टू स्पेंड और रिड्यूस रिसोर्सेज बेस्ड ऑन डिमांड। हम जब चाहें तो अपनी रिक्वायरमेंट को भी बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं। जितनी चाहिए सिर्फ हम उतना ही एक्सेस करेंगे। सिक्योरिटी में क्या है कि हम लोग सिक्योर क्लाउड इन्वायरमेंट का यूज करेंगे जब हमें सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को स्टोर करना हो। और नेक्स्ट है कॉस्ट सेविंग, यानी कि हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, जिस सर्विस को हमें यूज करना है सिर्फ उसके लिए ही पेमेंट करना होता है। तो ये कुछ फायदा है क्लाउड कंप्यूटिंग का। नेक्स्ट कंसेप्ट है ग्रिड कंप्यूटिंग। अगर हम ग्रिड कंप्यूटिंग की बात करें तो ग्रिड कंप्यूटिंग क्या होता है? इट इज द कंप्यूटर नेटवर्क ऑफ ज्योग्राफिकली डिस्पर्स्ड एंड हेट्रोजेनस कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज। जैसे कि आपको फिगर में दिख रहा होगा कि बहुत सारे यहाँ पर कंप्यूटर हैं जो आपस में कनेक्टेड हैं और वो सेंट्रल नोड के थ्रू कनेक्टेड है। और ये कंप्यूटेशनल रिसोर्स जो है जरूरी नहीं है कि सेम होगा, हेट्रोजेनस टाइप का रिसोर्सेस है। अगर हम ग्रिड कंप्यूटिंग की बात करें तो ग्रिड कंप्यूटिंग इन्वॉल्व्स distributing computing tasks across multiple computers और systems connected through a network। जैसे हमें अगर किसी टास्क को एक्सेस करना होगा, यूज करना होगा, तो एक कॉम्प्लेक्स टास्क को हम क्या कर सकते हैं, जैसे मल्टीपल नेटवर्क में सिस्टम जो है वो नेटवर्क में कनेक्टेड है, तो हम इस टास्क को मल्टीपल सिस्टम पे डिवाइड कर सकते हैं और डिवाइड करने के बाद टास्क परफॉर्म होगा और फाइनली हम दोबारा से मल्टीपल डिवाइस पे जो टास्क परफॉर्म किए गए हैं उसको कंबाइन कर लेंगे। तो इस तरीके से ग्रिड कंप्यूटिंग काम करता है। अनलाइक क्लाउड whose primary focus is to provide services, a grid is more application specific and creates a sense of virtual supercomputer with an enormous processing power and storage। मतलब इसकी हेल्प से क्या है कि हमें अगर कॉम्प्लेक्स टास्क भी करना है तो कॉम्प्लेक्स टास्क को करने के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम पर डिवाइड कर सकते हैं टास्क को। तो इसीलिए कहा गया है कि वर्चुअल सुपर कंप्यूटर फॉर्म होता है। अगर हम एक डिवाइस पे इसको इम्प्लीमेंट करना चाहें तो मुश्किल काम हो सकता है, लेकिन हमने डिवाइड कर दिया तो हमें ज्यादा स्पीडली कोई भी काम को परफॉर्म करने का मौका मिलेगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये एक वर्चुअल कंप्यूटर की तरह फॉर्म हो जाता है। नेक्स्ट है द कंस्टिट्यूएंट रिसोर्सेस आर कॉल्ड नोड्स। मतलब हर एक सिस्टम जो है अपने आप में क्या है, एक नोड है। दिस डिफरेंट नोड temporarily come together to solve a single large task and to reach a common goal। हर एक नोड का जो है वो अपना एक पर्पस है कि हर नोड एक सिंगल लार्ज टास्क को कंप्यूट करेगा और उसके बाद कॉमन गोल अचीव करेगा। लेकिन ग्रिड में क्या है कि जैसे एक कॉम्प्लेक्स टास्क को डिफरेंट डिफरेंट टाइप में डिवाइड किया गया है डिफरेंट पार्ट में, और उसके बाद टास्क को इजी बनाया गया है। ग्रिड जो है वो दो तरह का ग्रिड होता है। एक डेटा ग्रिड जो कि यूज्ड टू मैनेज लार्ज एंड डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा हैविंग द रिक्वायर्ड मल्टी यूजर एक्सेस। दूसरा है सीपीयू और प्रोसेसर ग्रिड, जहां पर क्या होती है, प्रोसेसिंग जो है वो वन पीसी से अनदर पीसी पे मूव होता है, या लार्ज टास्क जो है वो डिफरेंट डिफरेंट सब टास्क में डिवाइड होता है और अलग अलग नोड पे
पैरेलल प्रोसेसिंग के लिए डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है टास्क को। तो ग्रिड में जैसे 2 टाइप है, एक डेटा ग्रिड जिसमें क्या है कि जो लार्ज डेटा है उसको मैनेज करने के लिए मल्टीपल यूजर को एक्सेस दे दिया जाता है। दूसरा क्या है कि लार्ज डेटा को मल्टीपल प्रोसेसर में डिवाइड कर दिया जाता है और हर पीसी पे अपना एक वर्क होगा पैरेलल वे में। तो इस 2 तरीके से ग्रिड जो है वो काम करता है। The Globus toolkit is a software toolkit used for building grids and it is an open source. ग्रिड कंप्यूटिंग के लिए एक सॉफ्टवेयर यूज होता है, ग्लोबस टूलकिट सॉफ्टवेयर, और ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। इट इंक्लूड सॉफ्टवेयर फॉर सिक्योरिटी, रिसोर्स मैनेजमेंट, डेटा मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन, फॉल्ट डिटेक्शन। मतलब इस सॉफ्टवेयर में ये सारे फीचर अवेलेबल हैं, रिसोर्स मैनेजमेंट, डेटा मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन, सिक्योरिटी और फॉल्ट डिटेक्शन के। अगर हम इसके यूज की बात करें तो जैसे कम्प्लेक्स टास्क को आसान कर देता है, तो इसके लिए ये साइंटिफिक रिसर्च में, मेडिकल रिसर्च में, बिजनेस में, सब में यूज होता है। नेक्स्ट है ब्लॉकचेन। और ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है वो आज का लास्ट टॉपिक है, उसके बाद इमर्जिंग ट्रेंड्स वाली यूनिट खत्म हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं ब्लॉकचेन से। ब्लॉकचेन क्या है? इट इज अ डिसेंट्रलाइज्ड लेजर सिस्टम दैट रिकॉर्ड्स transaction across multiple computers in such a way that records cannot be altered retroactively. जैसे ये काम कैसे करते हैं, मेन तो हमें ये पता होना चाहिए। तो इसमें क्या है कि जो भी ब्लॉकचेन, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, तो इसमें ट्रांजैक्शन जो है वो एक ब्लॉक के फॉर्म में ग्रुप किया जाता है और हर ब्लॉक जो है वो एक चेन के फॉर्म में होता है, प्रीवियस ब्लॉक के साथ लिंक होता है, फॉर्मिंग अ कंटिन्यूअस सिक्योर्ड चेन। यानी कि जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है वो मेनली हमें डिजिटल ट्रांजैक्शन परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं और ये सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ट्रेडिशनली वी परफॉर्म डिजिटल ट्रांजैक्शंस by storing data in a centralized database and the transaction performed are updated वन बाय वन ऑन द डेटाबेस। मतलब शुरुआत में क्या होता था, जो डिजिटल ट्रांजैक्शन होते थे वो एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस में स्टोर होता था और जब भी ट्रांजैक्शन परफॉर्म हुआ वन बाय वन डेटाबेस, मतलब वन बाय वन अपडेट होता था उस डेटाबेस में। जैसे कि टिकट बुकिंग सिस्टम है या बैंक होता है, बैंक ऑपरेट करते हैं कि हमने जैसे कोई ट्रांजैक्शन किया फिर वो अपडेट हो गया, फिर कोई ट्रांजैक्शन किया अपडेट हो गया। तो इस तरीके से क्या है कि जो डेटा है वो सेंट्रल लोकेशन पर होता है और साइमल्टेनियसली उसको एक्सेस करते हैं। तो इस तरीके से चांस होता है कि वो डेटा कई बार हैक हो जाता है या लॉस्ट हो जाता है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की हेल्प से क्या होता है कि एक सिक्योरिटी फीचर प्रोवाइड करते हैं हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की हेल्प से। इसमें क्या है कि जो ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन को डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप ब्लॉक बना देते हैं और हर एक ब्लॉक जो है वो दूसरे ब्लॉक से लिंक होता है एक चेन के फॉर्म में और उसके बाद इस तरह से एक सिक्योर्ड चेन का फॉर्मेशन होता है। द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी works on the concept of decentralized and shared database where each computer has copy of database। अगर हम यहाँ ब्लॉकचेन की भी बात करें तो जैसे क्या है कि एक ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट किया गया, ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट करने के बाद क्या है कि जैसे नेक्स्ट में है अ ब्लॉक दैट रिप्रेजेंट द ट्रांजैक्शन इज क्रिएटेड। मतलब ट्रांजैक्शन के लिए रिक्वेस्ट क्रिएट किया गया है, तो उस केस में क्या है कि जो भी ट्रांजैक्शन होना है वो पहले एक ब्लॉक बनाया गया
उसके बाद उस ब्लॉक को अलग अलग नेटवर्क पे, एवरी नोड इन द नेटवर्क, मतलब हर एक नोड पर नेटवर्क में भेजा गया। फाइनली क्या है कि सारे नोड ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करेंगे। जब ट्रांजैक्शन वैलिडेट होगा तो नेक्स्ट क्या है, नोड्स रिसीव अ रिवार्ड फॉर द प्रूफ ऑफ वर्क, मतलब ये कंफर्म हो जाएगा कि जो जो आपका नोड है वो सक्सेसफुली ट्रांजैक्शन कर चुका है, वर्क कंप्लीट हो गया। और वर्क कंप्लीट ही नहीं बल्कि सिक्योर तरीके से कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट है द ब्लॉक इज एडेड टू द एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन, मतलब इस तरह से क्या है, हर एक ब्लॉकचेन को वैलिडेट किया जाता है। और जब वैलिडेट होगा तो वो क्या है कि ब्लॉकचेन जो है उस ब्लॉकचेन में पर्टिकुलर ब्लॉक ऐड होते जाता है। यानी जो एग्जिस्टिंग चेन है उसमें डेटा वैलिडेट करने के बाद फिर से डेटा ऐड होता जाएगा और लास्ट में चल के एक सिक्योर ट्रांजैक्शन कंप्लीट होती है। तो इस तरह से ब्लॉकचेन बेसिकली वर्क करता है। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होती है, क्योंकि हमने क्या किया, डेटा को अलग अलग ब्लॉक में डिवाइड कर दिया है और सारे नेटवर्क को भेज दिया। अब नेटवर्क ही जो नोड है वो ही वैलिडेट कर रहा है कि ट्रांजैक्शन सही है या गलत है। अगर वैलिडेट हो गया, सही ट्रांजैक्शन है, कोई फर्जी ट्रांजैक्शन नहीं है, तो वो एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन में ऐड हो जाएगा और फिर जाकर के अगले स्टेप में ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगा। मतलब पार्ट बाय पार्ट सिक्योर ट्रांजैक्शन हो रहे हैं इस केस में। इसका मेन यूजेस क्या है, जैसे बिटकॉइन और ये सब सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इस केस में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज होता है। अगर हम इसके एडवांटेज की बात करें तो जैसे क्या है कि मेन अगर देखा जाए तो ट्रांसपेरेंसी के साथ हर एक पार्टिसिपेंट को विजिबल होता है, तभी तो जितने भी पार्टिसिपेंट हैं वो इसको वैलिडेट कर पाते हैं। फोर्थ नंबर में जो स्टेप है उसमें यही है कि जो सारे ट्रांजैक्शन है उसको हर एक नोड वैलिडेट करता है। इसका मतलब क्या है, पूरी ट्रांसपेरेंसी है, हर एक नोड के पास इंफॉर्मेशन है कि डेटा जो है वो करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है। तो इस तरह से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, वर्क करती है। नेक्स्ट है, अ ब्लॉक कैन बी थॉट एज सिक्योर्ड चंक ऑफ डेटा और वैलिड ट्रांजैक्शन। जो हमने ब्लॉक के बारे में पढ़ा वो मेनली क्या है, सिक्योर्ड चंक ऑफ डेटा है जिसको हम वैलिड ट्रांजैक्शन बोलते हैं। Each block has some data called its header, which is visible to every other node, while only the owner has access to the private data of the block. Such blocks from a chain called blockchain. We can define blockchain as a system that allows a group of connected computers to maintain a single, updated, and secure ledger. Each computer or node that participate in the blockchain receives a full copy of database. मतलब जो भी कंप्यूटर ब्लॉकचेन में पार्ट लेता है, हर किसी के पास डेटा की फुल कॉपी होती है डेटाबेस की। लेकिन आउटसाइड जिसके पास परमिशन नहीं है वो कोई भी इसको एक्सेस नहीं कर पाता है। नेक्स्ट है, इट मेंटेन्स एन अपेंड ओनली ओपन लेजर which is updated only after all nodes within the network authenticate the transaction। मतलब ये अपेंड ओनली मोड में रहता है कि जब ये ब्लॉक वैलिडेट हो जाएगा, हर एक नोड इसको ऑथेंटिकेट कर देगा, तो जो एग्जिस्टिंग लेजर है उसमें ये ब्लॉक ऐड हो जाएगा, जो हमने फिगर की हेल्प से पढ़ा है। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ ट्रांजैक्शंस आर इंश्योर्ड because all members in the network keep a copy of blockchain, so it is not possible for a single member of the network to make changes or alter data। कहने का मतलब कि ये डेटा नेटवर्क में सबके पास है, तो अल्टर करना इतना आसान नहीं होगा
सिंगल मेंबर अगर अल्टर कर देगा तो इससे दूसरे को पता चल जाएगा। तो इससे क्या है, जो डेटा है वो काफी सेफ है और सिक्योर्ड है। पॉपुलर एप्लीकेशन ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज इन डिजिटल करेंसी। अगर सबसे मेन एग्जांपल जो एप्लीकेशन की बात करें तो डिजिटल करेंसी, बिटकॉइन, ये सब में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज होता है। तो ये जो हमने मेनली पढ़ा है, ये टॉपिक इमर्जिंग ट्रेंड्स का था। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ इमर्जिंग ट्रेंड्स के बारे में पढ़े और आज हमने जो रिमेनिंग था उसके बारे में पढ़ा। 2 वीडियो में हमारा पूरा इमर्जिंग ट्रेंड्स कवर हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अगले कंसेप्ट को करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।